सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल AR हिंदी कहानी को। कब्रिस्तान वाली चुड़ैल। यह एक अजीब कहानी है, मगर मैंने जिसको यह बात सुनाई है तो सुनने वाले ने मुझे पागल ही समझा। मगर मैं जानता हूँ उस रात का एक पल हकीकत से भरा हुआ था। वह ख्वाब नहीं हकीकत थी, मगर मैं लाख कोशिशों के बावजूद इस हकीकत को दूसरे के सामने साबित नहीं कर पाया हूँ। यह एक लंबा ख्वाब था। पता नहीं वो कौन थी। मैं कुछ नहीं जानता। मैं 28 वर्षीय अविवाहित नवयुवक हूँ। मैं एक शांत स्वभाव का हूँ। मैं हर रात सोने से पहले विस्की लेता हूँ, मगर एक हद तक, एक नपी तुली सीमा तक मेरा यह शौक महदूद है। या यूं भी कह सकते हैं कि मेरी दैनिक दिनचर्या का ये एक अहम हिस्सा था। शायद ये मेरे अकेलेपन और नीरस जिंदगी के स्वप्नलोक के दरवाजे को खटखटा कर काल्पनिक दुनिया में ले जाकर गोते खिलवाने का काम करता था। मुझसे बड़ा एक मेरा भाई है। वह शादीशुदा है और अपनी पत्नी आराधना और एक बेटी जो लगभग 3 वर्ष की है उनके साथ पिछले 7 वर्षों से रहता है। मेरा यह एक अजीब कहानी है, मगर मैंने जिसको यह बात सुनाई है तो सुनने वाले ने मुझे पागल ही समझा। मगर मैं जानता हूँ उस रात का एक पल हकीकत से भरा हुआ था। वह ख्वाब नहीं हकीकत थी, मगर मैं लाख कोशिशों के बावजूद इस हकीकत को दूसरे के सामने साबित नहीं कर पाया हूँ। यह एक लंबा ख्वाब था। पता नहीं वो कौन थी। मैं कुछ नहीं जानता। मैं 28 वर्षीय अविवाहित नवयुवक हूँ। मैं एक शांत स्वभाव का हूँ। मैं हर रात सोने से पहले विस्की लेता हूँ, मगर एक हद तक, एक नपी तुली सीमा तक मेरा यह शौक महदूद है। या यूं भी कह सकते हैं कि मेरी दैनिक दिनचर्या का ये एक अहम हिस्सा था। शायद ये मेरे अकेलेपन और नीरस जिंदगी के स्वप्नलोक के दरवाजे को खटखटा कर काल्पनिक दुनिया में ले जाकर गोते खिलवाने का काम करता था। मुझसे बड़ा एक मेरा भाई है। वह शादीशुदा है और अपनी पत्नी आराधना और एक बेटी जो लगभग 3 वर्ष की है उनके साथ पिछले 7 वर्षों से रहता है। भाई एक बिजनेसमैन है। भैया और भाभी चाहते हैं कि मैं अकेला न रहकर उनके साथ रहूं, मगर मुझे पसंद नहीं। इसका सबसे मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में पूरी की और इसके बाद अभियांत्रिक यांत्रिकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर 4 वर्षों में पूरी की। इस वजह से पारिवारिक लगाव कम सा हो गया था और इस वजह से मेरे अंदर भावात्मकता की कमी सी थी। मुझे अपने सारे काम बचपन से ही अकेले करने में जो सुखद अनुभूति होती थी उसका बयां शब्दों में करना मुश्किल है। मैं एक आजाद ख्याल का इंसान हूँ। मैं अकेला रहकर बहुत खुश हूँ। या यूं कह लीजिए कि मैं लंबे समय से अकेले रहता आ रहा हूँ तो अकेले रहने की आदत सी हो गई है। बात 12 जनवरी 2018 की है। उस दिन बहुत सारा काम था क्योंकि अगले 3 दिन की अवकाश थी। मैंने देर शाम तक ऑफिस से ड्यूटी पूरी होते ही मैं ऑफिस से निकल पड़ा। पता नहीं मुझे क्यों कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आज से पहले इस तरह की बेचैनी इससे पहले मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने आज अपनी कार सर्विसिंग के लिए दी थी, जिस वजह से ऑफिस लेकर नहीं आया था। मैं पैदल ही अपने फ्लैट की तरफ चल दिया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद नुक्कड़ के पास अंग्रेजी शराब की दुकान थी। मैंने वहां से शराब की बोतल खरीदी और उसके साथ खाने पीने के आवश्यक सामान को बाजू की दुकान से लेकर चल दिया। कभी कभी मैं ऑफिस से घर पैदल ही निकल जाता हूँ। ऐसा कई बार हुआ है। घर से ऑफिस का रास्ता आधे घंटे का है। रास्ते में बुड्डी गांव पड़ता है जहां एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान पड़ता है। अगर सड़क को छोड़कर इस कब्रिस्तान को पार कर लिया जाए तो मैं लगभग 20 मिनट में ही अपने फ्लैट पर पहुंच जाता हूं। इस शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने कब्रिस्तान से गुजरकर जल्दी घर पहुंचने का इरादा बना लिया। जब मैं कब्रिस्तान के गेट के सामने पहुंचा तो ना जाने मुझे ऐसा एहसास क्यों हुआ कि आज मुझे इस कब्रिस्तान से नहीं गुजरना चाहिए। मगर आज मैं कब्रिस्तान से गुजरा तो कोई घटना मेरे साथ होगी। जब मेरे दिल में यह ख्याल आया तो मैं एक पल रुका, मगर अगले पल ही मैंने सोचा कि यह कैसी बेवकूफी से भरा ख्याल है। मैं पहले भी कई बार इस कब्रिस्तान से गुजर चुका हूँ। कभी कभी तो किसी दोस्त की पार्टी से लौटते हुए आधी रात के समय भी इस कब्रिस्तान से गुजर चुका हूँ, मगर आज से पहले कुछ नहीं हुआ था। फिर आज मेरे दिल में ऐसा ख्याल कहां से आ गया। वह लोग तो मर चुके हैं। यह बेचारे भला किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने अपने इस काल्पनिक ख्याल के विषय में सोचना छोड़ दिया और कब्रिस्तान की गेट की तरफ बढ़ गया। जनवरी के महीना था और हड्डियां कंपक पाने वाली भयंकर ठंड थी और रातें तो बिल्कुल ही सर्द थीं। एक हाथ से दूसरे हाथ का हाल पता नहीं चल पा रहा था। मैं तेज तेज कदम बढ़ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा रहा था। हर तरफ खौफनाक सन्नाटा फैला हुआ था। जब मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच गया तो
एक बार फिर दिल में पता नहीं कहां से ख्याल आया कि मुझे इधर से नहीं आना चाहिए था, मगर मैं अपनी धुन में चलता चला जा रहा था। कुछ दूर पर पेड़ों का एक झुंड था। वहां ढेर सारे चमगादड़ फड़फड़ाने लगे और तरह तरह की आवाजें निकलने लगी और मेरे पास आकर मंडराने लगे। मेरे आने की हलचल से वो विचलित हो गए थे। अक्सर अजनबियों को अपने करीब आते ऐसी हरकतें करने उनके लिए लाजमी था, परंतु इस सर्द सन्नाटे में उनकी फड़फड़ाने और उनकी कर्कश आवाज कहीं ना कहीं मन में भय उत्पन्न कर रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने अपनी चाल और तेज कर दी। मैं सोच रहा था कि इस घनघोर अंधेरे में मुझे इधर से नहीं गुजरना चाहिए था। कुछ कदम चलकर मुझे ऐसा लग कि किसी ने मेरी पैंट पीछे से पकड़ी है। मेरा हृदय, जो कि 72 कंपन प्रति मिनट से स्पंदन कर रहा था, और जोर जोर से धड़कने लगा, जो कि तकरीबन 90 कंपन प्रति मिनट से कम न होगा। भय के कारण मेरे हाथों को पता नहीं अकस्मात क्या हुआ, ये कोहनी से नीचे का हिस्सा कांपने लगा। उंगलियां, जो कि अब तक ठंड की वजह से बेजान सी पड़ी हुई थी, वो अकस्मात ही उनमें ऐसी ऊर्जा आई कि जेब में तेज गति से फड़फड़ाने लगी, और ऐसी घटना से माथे पर भी पसीने की कुछ बूंद अंकुरित हुए और ललाट से होते हुए कान के पीछे जाते हुए मस्तिष्क से संपर्क करते हुए अजीब सी सिहरन पैदा करने लगे। मैंने मन ही मन अपने को संभालते हुए हिम्मत को जुटाया और साहस करके पीछे देखा तो मैं दंग रह गया। मेरी पैंट एक झाड़ी में फंसी पड़ी थी। मैंने अपनी पैंट को उस झाड़ी से मुक्त किया। इसके पश्चात मैंने अपने कदम अपनी मंजिल को तरफ बढ़ा दिए। अभी थोड़ी देर चला ही था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई दबे पांव मेरे पीछे चल रहा है। मेरे शरीर में खौफ और डर की ठंडी लहर दौड़ गई। सचमुच मैंने महसूस किया कोई मेरे पीछे चला आ रहा है। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें फिर से छलक उठी। अब तो मैं वास्तव में डर गया और मेरी हिम्मत नहीं थी कि पीछे पलट कर देखूं, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों से सुना था कि यदि रात्रि के पहर में कहीं रास्ते में किसी आत्मा या प्रेत का एहसास हो तो पीछे पलटकर कभी नहीं देखना चाहिए, अन्यथा ये घर तक पीछा करते हुए आ जाते हैं। अब मुझे इस बात का भय था कि यदि मैं पीछे पलटकर देखूंगा तो उसका खौफनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने होगा। इस भय के कारण मैंने पीछे तो नहीं देखा, परंतु मैंने अपनी चाल की गति और तेज कर दी। कुछ देर ऐसे ही भय से चलते चलते मेरी नजर फ्लैट पर पड़ी तो राहत को सांस ली और मन मन भगवान का शुक्रिया कहकर हिम्मत करके फ्लैट के अंदर दाखिल हो गया। मैंने सीधे अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और थके मन और बोझिल शरीर को लेकर बिस्तर पर जाकर गिर गया। मैं सोच रहा था कि क्या सचमुच में मेरे पीछे कोई था? हो सकता है यह मेरा वहम हो। हवा भी तेज है। हो सकता है पत्ते की सरसराहट से मुझे ऐसा महसूस हुआ हो कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया बहुत देर बेसुधा सा लेटा रहा। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसे ख्यालों में उलझ रहा था। अचानक हवा भी बहुत तेज हो गई थी। अचानक हवा के इस तेज बहाव के कारण खिड़की के पट खुल गए और तेज हवा के थपेड़े खाकर दीवार से बार बार टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। इस हरकत से मेरा ध्यान भंग हुआ और मेरी माथे की लकीरें गहरी उभर गई। दीवार की घड़ी पर नजर डाली तो रात के 11:30 बजे रहे थे। मैं काफी देर लेटे रहा था। सामने टेबल पर रखी बोतल खामोश दिख रही थी। उस बोतल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि जैसे कि वो मुझे अपनी ओर आमंत्रित कर रही थी। मैंने सारे ख्यालों को दिमाग से झटक कर उठ बैठा। बोतल को देखकर मेरे अंदर उत्साह भर गया। मैं बाथरूम पहुंचा और मुंह पर ठंडे पानी के छींटे दिए। मुंह हाथ साफ करके मैं सोफे पर आ बैठा। मैं अपने आप को हल्का और तरोताजा महसूस कर रहा था। मैंने जल्दी से 2 बड़े पैग गले से नीचे उतार लिए। दिल को अजीब सा सुकून महसूस हुआ, मगर वह कब्रिस्तान वाला एहसास रह रहकर अब भी मेरे दिमाग पर मंडरा रहा था। मैंने तीसरा पैग लिया और कुछ देर आराम करने के ख्याल से वापस बिस्तर पर लेटा। इससे ज्यादा मैं पीता नहीं हूँ। सोचा जब थोड़ी देर बाद जब दिमाग पर इसका सुरूर छाएगा तब खाना गर्म करके खा लूंगा। कुछ देर लेटने के बाद मेरे दिमाग पर इसका असर छाने लगा। अब मैं कब्रिस्तान वाला डर अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल चुका था। सोच रहा था कि आज की रात मुझे भैया और भाभी के साथ बितानी चाहिए थी। तकरीबन मैं 3 महीने से मैं उन लोगों से नहीं मिला था। मैंने खाना खाकर वहां जाने का इरादा पक्का कर लिया। एक बार फिर मैंने दीवार की तरफ टंगी घड़ी पर नजर डाली तो रात के 1 बज चुके थे। फिर मैंने सोचा कि कल शनिवार को ऑफिस बंद है और परसों इतवार है तो अच्छा खासा वक्त कट जाएगा और भैया भाभी की शिकायत दूर हो जाएगी, जो कि पिछले 3 महीनों से व्यस्तता के कारण मुलाकात न होने की थी, और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी 3 साल की भतीजी आकांक्षा से भी घुलने मिलने का बहाना मिल जाएगा। मैंने सोचा कि एक बार कॉल करके अपनी आने की सूचना भैया को दे दूं, और ये सोचकर मैंने मोबाइल लपक लिया। काफी देर रिंग जाने के बाद उधर से कोई जवाब न आने के बाद फोन ऑटोमेटिक कट गया।
मैंने सोचा शायद भैया टॉयलेट गए हों, थोड़ी देर में फिर से एक बार कोशिश कर लूंगा। मोबाइल की बैटरी भी दैनिक दिनचर्या का बोझ उठाने के कारण जवाब दे रहा था। मैं झटके से उठा और मोबाइल को चार्जिंग में लगाने के बाद बिस्तर के पास पीठ के पीछे तकिए को दीवार के समानांतर लगाकर बैठ गया। मैंने सोचा कि जब तक भैया की कॉल बैक आती है या मोबाइल जब तक चार्ज हो रहा है, क्यों न तब तक खाने को गर्म करके जल्दी खाकर निपटा दिया जाए। मैं खाने को गर्म करने के ख्याल से जैसे ही उठा था कि अचानक बिजली कट गई। मैं बिजली के जाने से झुंझुला सा गया। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर सड़क पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। स्ट्रीट लाइट भी गुल हो गई थी। बाहर इस ठंड में जो सन्नाटा पसरा हुआ था वो अकस्मात ही कुत्तों की रोने की आवाज शुरू होने से टूट गई। वो इस कदर रो रहे थे मानो जैसे वो बिजली के जाने का मातम मना रहे हों। मैंने मेज की दराज को खोलकर मोमबत्ती निकाली और उसे जलाकर मेज पर रख दिया और खाना को गर्म करने लग गया। खाना गर्म करने के बाद मैं उसी मेज के पास लौटा जहां विस्की की बोतल रखी थी। मैंने एक और पैग बनाने का इरादा बना लिया। ऐसा मैं तब ही करता हूं जब मेरे दिमाग में हलचल होती है। मैंने वह पीने के बाद जैसे ही खाने की तरफ हाथ बढ़ाया कि अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक सा गया। मैं दीवार की घड़ी देखकर बड़बड़ाया कि इतनी रात को अंधेरे में कौन व्यक्ति हो सकता है। खैर, मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा।